हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य यूपीएससी। और यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में जानेंगे। पिछला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो आर्टिकल 76 है, और आज का जो हमारा वीडियो है वो एडवोकेट जनरल के बारे में है, जो आर्टिकल 165 है। इन हिंदी, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज नोन एज बाय महाअधिवक्ता। जैसा कि मैंने आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया था कि अटॉर्नी जनरल को हम महान्यायवादी कहते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल को हम महाअधिवक्ता नाम से जानते हैं हिंदी में। आर्टिकल 165 टॉक्स अबाउट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 165 है। आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एडवोकेट जनरल की बात करता है। Like central government, the state government also need lawyers in all legal matters. That's why the state government appoints advocate general in the state. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वकीलों की जरूरत होती है कोई सेंट्रल डिस्प्यूट्स के अंदर या फिर कोई भी लीगल मैटर्स के अंदर, तो वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। वैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, राज्य सरकारों के अंदर महाअधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। एडवोकेट जनरल को स्टेट के अंदर अपॉइंट किया जाता है। एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर और चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा स्टेट का। किसी भी राज्य का कोई सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो एडवोकेट जनरल है या फिर जो महाअधिवक्ता है, उसे कौन नियुक्त करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो भी राज्य के राज्यपाल हैं वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेंगे। According to Article 165 Clause 1 of the Indian Constitution, Advocate General must be a person who is qualified to be appointed a judge of a high court. जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होगा, जो महाअधिवक्ता होगा राज्य का, उसकी जो एलिजिबिलिटी होगी या फिर योग्यता होगी वो एक हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट के जज की योग्यता भी हमें देखनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट जज, आर्टिकल 217 क्लॉज 2। जो आर्टिकल 217 है वो हाई कोर्ट जजेस की बात करता है, और आर्टिकल 217 का जो क्लॉज 2 है वो क्वालिफिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट जज की बात करता है। हाई कोर्ट जज बनने के लिए और एडवोकेट जनरल बनने के लिए, यानी उच्च न्यायालय जो होते हैं स्टेट के अंदर, उनके जज बनने के लिए या फिर महाअधिवक्ता बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी, जो योग्यता होगी, जो एलिजिबिलिटी होगी, वो सेम होती है। तो हम दोनों देख लेते हैं, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है या योग्यता है वो सेम ही रहेगी। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली जो कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, यानी कि पहली कंडीशन कंपलसरी है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उसने जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक सर्व किया हो। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जिसका जज में सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो एडीजे में हो चाहे सिविल जज में हो डायरेक्ट, तो वो 10 साल तक यदि जज रहा हो तो वह एलिजिबल हो जाएगा। अब इसमें जुडिशियल ऑफिस इसलिए लिखा है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी सिविल जज बनता है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सिविल जज बनता है तो उसने 10 साल एज अ कोर्ट के अंदर ही दिया हो सकता है वो ओएसडी भी बन गया हो। ओएसडी यानी ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो कि डेपुटेशन पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जो जज है लेकिन उसको डेपुटेशन पे स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल एकेडमी में ट्रांसफर कर सकती है, तो वो भी उसकी सर्विस में काउंट होगा, इसलिए यहाँ पे जुडिशियल ऑफिस लिखा है। इन सिंपल आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी 10 साल की जजशिप हो चुकी है, जो 10 साल तक जज रह चुका है, तो वह भी एलिजिबल होगा। या फिर एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट का 10 साल तक वकील रहा हो, जिसकी 10 साल की वकालत हो, वो भी हाई कोर्ट का जज बन सकता है। और मैं आपको एक चीज़ फिर क्लियर कर देता हूँ, जो भी हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं उनमें जो मोस्ट ऑफ द जजेस होते हैं वो सब वकील होते हैं, और जो जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं या फिर जो एडीजे होते हैं, उन्हें बहुत कम ही प्रेफरेंस मिलती है हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जो थर्ड वाली कंडीशन है वो यूजुअली हम देखते हैं कि इतने जो वकील हैं वो हाई कोर्ट के जज बन गए या सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो 3 कंडीशंस हैं। पहली कंपलसरी है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, फिर या तो वो 10 साल तक जज रहा हो या 10 साल तक उसकी हाई कोर्ट में वकालत हो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वो फुलफिल करता है तो ही विल बी एलिजिबल टू बिकमिंग हाई कोर्ट जज या फिर एडवोकेट जनरल। ये कंडीशंस वो यदि फुलफिल कर देता है तो या तो वो महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट या फिर हाई कोर्ट का जज बन सकता है। टर्म और रिमूवल ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि जो भी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होगा, राज्य के अंदर जो महाअधिवक्ता होगा, उसका कार्यकाल टर्म कितना होगा और उसे रिमूव कैसा किया जा सकता है।
द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कार्यकाल है एडवोकेट जनरल का या महाअधिवक्ता का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई निर्धारित नहीं कर रखा है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो गई या फिर पार्लियामेंट के अंदर कोई एमपी हो गया, तो उसका एक फिक्स कार्यकाल होता है। जैसे राज्यसभा का एमपी है तो 6 साल तक एमपी रहेगा, लोकसभा का एमपी है तो 5 साल तक एमपी रहेगा, कोई पोस्ट है तो 60 साल तक, 60 ईयर्स तक वो सर्व कर सकता है, या 62 तक कर सकता है, 65 तक कर सकता है। लेकिन जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का जो टर्म है, कार्यकाल है, वो फिक्स नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस पर टोटली साइलेंट है। यानी कोई भी व्यक्ति जो एडवोकेट जनरल है, वो कितने साल तक भी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट रह सकता है। फर्दर, द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोसीजर या कोई ग्राउंड नहीं बता रखा है कि उस ग्राउंड्स पे, उस बेसिस पे किसी भी एडवोकेट जनरल को रिमूव किया जा सकता है। एज यू नो, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उन्हें रिमूव करने का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, लेकिन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को रिमूव करने का कोई भी ग्राउंड या प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। एज यू नो कि एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो जब तक गवर्नर चाहे तब तक वह उस पद पे बना रह सकता है। ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। वह अपने ऑफिस को क्विट कर सकता है, यानी रेजिग्नेशन सबमिट करके वो काम छोड़ भी सकता है, वो पद छोड़ भी सकता है। और रेजिग्नेशन किसको देगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट को। Conventionally, he resigns when the government resigns or is replaced as he is appointed on its advice। और यूजुअली ऐसा होता है कि जिसकी भी राज्य में सरकार बनती है, तो वो चाहते हैं कि हमारे जो परिचित हैं या फिर जो उनकी नज़र में जो अच्छे वकील हैं, उन्हें वो एडवोकेट जनरल बनाते हैं। और जैसे ही उनकी सरकार चली जाती है, वो गवर्नमेंट रिजाइन करती है, देन उसके साथ में जो नई गवर्नमेंट आती है, वो चाहती है कि वो उनके फेवर का या कोई उनका जान पहचान का या जो भी वो समझे काबिल, वैसा वकील वो रखना चाहते हैं एज ए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो यूजुअली जो कन्वेंशनली जो चलता आ रहा है प्रथा, तो वो तो यही है कि जो भी गवर्नमेंट चाहती है वैसा वो कर सकती है। और गवर्नमेंट यूजुअली जब रिजाइन करती है, यानी कार्यकाल सरकार का जब खत्म होता है, तो एडवोकेट जनरल भी रिजाइन कर देते हैं। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब हम ड्यूटीज जानेंगे या फंक्शंस, क्या काम होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट टू द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर। जितने भी मैटर्स गवर्नर उन्हें रेफर करेगा, उन सब पे एडवाइस देना। फॉर एग्जांपल, गवर्नर ने कोई भी 2 स्टेट का डिस्प्यूट हो गया या विद इन स्टेट कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिर कोई सलाह लेनी है, तो यदि गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को इंटीमेट करते हैं या बुलाते हैं, तो उस केस में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की ड्यूटी है कि वह गवर्नर को या स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में कंप्लीटली लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाए। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। और गवर्नर जो भी उन्हें ड्यूटीज दे जो लीगल कैरेक्टर की हो। इज इट इंपॉर्टेंट? लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज होनी चाहिए, चाहे वो लिटिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो या कुछ और हो, तो लीगल कैरेक्टर का होना चाहिए। यदि गवर्नर उन्हें असाइन करते हैं, तो वो काम भी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को करना है। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। यदि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी अदर स्टैट्यूट के अंदर ये डिफाइंड है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को इस मामले में पेश होना है या फिर कोई ऑर्डर्स ऐसे हो, तो उस केस में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को वो ड्यूटीज या फंक्शंस निभाने पड़ेंगे। राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल, यानी एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता के जो स्पेशल राइट्स होते हैं, जो विशेष अधिकार होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। द एडवोकेट जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। जो एडवोकेट जनरल होता है, स्टेट का महाअधिवक्ता होता है, उसे राइट ऑफ ऑडियंस होता है। यानी कोई भी एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता, जिस राज्य का वो महाअधिवक्ता है, जिस राज्य का वो एडवोकेट जनरल है, उस राज्य के अंदर वो किसी भी कोर्ट में जाके अपीयर हो सकता है। यदि कोई नॉर्मल इंसान कोर्ट में जाता है, तो यूजुअली जज उससे पूछते हैं कि सर आप पेटिशनर साइड से हैं या फिर कहाँ से हैं आप, रिस्पोंडेंट की साइड से हैं, प्रोसिक्यूशन साइड से, डिफेंस साइड से हैं, विटनेस हैं, क्या हैं आप। तो उसे रिस्पॉन्स करना पड़ता है कि वो कौन सी साइड से, और अदरवाइज वो ऐसे ही वहां जाके बैठा है तो उसे बाहर भी भेज दिया जाता है। लेकिन एडवोकेट जनरल के पास ये स्पेशल राइट्स होते हैं, लाइक एडवोकेट्स, कि वो किसी भी अपीयरेंस के अंदर जाके बैठ सकता है एज अ ऑडियंस, वो ट्रायल देख सकता है। He has the right to speak and to take part in the proceedings of both the houses of state legislature। और साथ में उसे विशेष अधिकार होता है कि वह जो स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स चलती है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, जो हमारे स्टेट्स हैं कहीं बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, तो वहाँ पे वो दोनों हाउसेस की जो जॉइंट सिटिंग हो, चाहे
अलग अलग सिटिंग चल रही हो तो वहां पे जाके वो पार्ट ले सकता है और अपनी बात भी कह सकता है। He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of state legislature except right to vote। जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है, महाधिवक्ता होता है राज्य का, उसको वो सारी सुविधाएं मिलती है जो एक स्टेट लेजिस्लेचर को मिलती है। यानी जो भी सुविधाएं एक एमएलए एमएलसी को मिलती है वही सुविधाएं एक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी दी जाती है, लेकिन सिर्फ उसे राइट टू वोट का अधिकार नहीं होता, यानी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। लेजिस्लेचर के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के अंदर उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, बाकी उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती है जो एक एमएलए या एमएलसी को दी जाती है। The remuneration of the Advocate General is not fixed by the Constitution. He receives such remuneration as the governor may determine। यानी जो रेमुनरेशन होती है या सैलरी होती है एडवोकेट जनरल की, वो फिक्स नहीं होती, और इसे कौन डिसाइड करता है? गवर्नर के पास अधिकार है कि वो जो फिक्स करे सैलरी, वो सैलरी एडवोकेट जनरल की हो जाएगी। और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो भी एडवोकेट जनरल होते हैं उनकी जो फीस होती है या उनकी जो रेमुनरेशन होती है, सैलरी होती है, वो डिपेंड होती है केसेस पे या उनकी अपीयरेंस पे कि वो कौन सा केस कर रहे हैं। कोई दूसरे स्टेट के अंदर भी कोई केस में गए हुए हैं तो उस केस में भी उनकी जो सैलरी है वो उस हिसाब से डिसाइड होती है। कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन है तो उस केस के अंदर अलग चार्जेस होते हैं। तो ये सब चार्जेस होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नर होते हैं उन पर वेरी करता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।